हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए है, जिसमें हम लोग अर्थशास्त्र के चैप्टर 1 को पढ़ने वाले हैं और इसके बहुत सारे पार्ट्स वाइज वीडियो आएंगे ताकि आप लोगों को कम से कम समय में वीडियो मिले, कम से कम वीडियो समय में वीडियो मिल जाए और आप लोगों को टेंशन भी ना हो कि हमें 1 घंटे तक पढ़ाई करना है, आधा घंटा तक की पढ़ाई करना है। यानी कि लगभग 15 मिनट 20 मिनट की वीडियो मैं लाने वाला हूं ताकि आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और आप उतने ही टाइम में अपने पूरे, यानी अगर शुरू से अभी तक पढ़ाई नहीं किए हो तो कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं जितना पढ़ाता हूँ आप बस उतना पढ़ते जाओ। आपको जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको वो सॉल्व करा दिए जाएंगे, यानी कि सॉल्व कर लोगे, आप खुद से कर लोगे, क्योंकि मैं इसमें इतने ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। क्योंकि ये NCERT बुक है तो यहीं से आप लोग का क्वेश्चन भी आएगा। तो हम लोग इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं, सोच समझ कर पढ़ने वाले हैं, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय तक याद भी रहेगा और आपके परीक्षा में कोई भी कठिनाई भी नहीं होगी। ऐसा भी नहीं रहेगा कि हाँ भाई मुझे ये क्वेश्चन नहीं लड़ा तो अब मैं क्या करूँ, क्योंकि सारे के सारे किताब में जो भी बातें हैं वो आपको इतने अच्छे तरीके से समझाऊंगा मैं, जो कि आपके लाइफ से जुड़े होंगे और वो हमेशा आपको याद रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं बिना टाइम गंवाए हुए, हम लोग इस अध्याय 1 को स्टार्ट कर देते हैं, जिसका है परिचय नाम। ठीक है, नाम परिचय है अध्याय का। और ये यानी कि हम लोग इसमें अर्थशास्त्र के परिचय लेंगे। और ये जो किताब है यह है व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि अर्थशास्त्र में 2 किताब हैं, व्यष्टि और समष्टि। तो हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपके पास गाइड है तो दोनों, यानी कि दोनों किताब का जो भी क्वेश्चन आंसर है वो आपको एक ही गाइड में मिल जाएगा। लेकिन हम लोग अभी क्या करते हैं, किताब से पढ़ते हैं और जब परीक्षा होगा तो उसके एक दिन पहले गाइड से पढ़ने की कोशिश करेंगे, या आप खुद पढ़ लेना, क्योंकि मुझे गाइड से पढ़ने में मज़ा नहीं आता है और ना ही मुझे कुछ समझ में आता है, उसमें रटना पड़ जाता है। तो मैं रटना नहीं चाहता, मैं समझना चाहता हूँ। और अगर आप भी रटने के बजाय समझना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देख रहे रहना, और जितने भी वीडियो मैं बनाने वाला हूँ उस वीडियो को भी आप देखना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। तो चलते हैं और आगे पढ़ लेते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारे परिचय में सामान्य अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था। ठीक है, अर्थशास्त्र में परिचय दिया जा रहा है अर्थव्यवस्था का, सामान्य यानी कि साधारण सा अर्थव्यवस्था। सबसे सिंपल तरीके से हम लोग अर्थव्यवस्था क्या होता है इसके बारे में पहले जान लेते हैं, फिर उसके बाद हार्ड की ओर जाएंगे। ठीक है, तो किसी भी समाज के विषय में सोचिए, यानी आप लोग जानते हो कि समाज मतलब क्या होता है, यानी कि एक से अधिक जहाँ लोग रहते हैं किसी मोहल्ले में या किसी गांव में या किसी शहर में, तो उसी को हम लोग समाज बोलते हैं। ठीक है, समाज में लोगों को खाना, वस्त्र, घर, सड़क व रेल सेवाओं जैसे यातायात के साधनों, डाक सेवाओं तथा चिकित्सकों, अध्यापकों जैसे बहुत सी वस्तुओं तथा सेवाओं की प्रतिदिन जीवन में आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर कहने का मतलब है कि हम लोग समाज के बारे में बात कर रहे हैं। तो समाज में क्या होता है, किसी को खाने की ज़रूरत है, किसी को कपड़े की ज़रूरत है, किसी को घर की ज़रूरत है, किसी को सड़क या रेल से कहीं जाना है तो उसकी ज़रूरत है, यातायात के साधनों की ज़रूरत है, किसी को डाक यानी किसी को कहीं खत भेजना है तो उसके लिए उसको डाक सेवा चाहिए, उसकी ज़रूरत है। कि कोई बीमार है तो उसको, यानी कि डॉक्टर के पास जाना है, कोई स्टूडेंट है तो उसे पढ़ने जाना है, तो इस तरह से उसकी बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं, जो कि कोई वस्तु होता है या तो कोई सेवा होता है। जैसे खाना, वस्त्र, घर, ये सब क्या है, ये वस्तु है। और जो सड़क, रेल सेवा, ये यातायात सेवा, डाक सेवा या चिकित्सा या अध्यापकों की, ये सभी सेवा होते हैं। ठीक है, तो वास्तव में किसी व्यक्ति विशेष को जिन जिन वस्तुओं या सेवाओं की आवश्यकता होती है उसकी सूची इतनी लंबी है कि मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि समाज में किसी भी व्यक्ति के पास वे सभी वस्तुएं नहीं होती जिनकी उसे आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति है, कोई भी खास व्यक्ति को हम लोग ले लेते हैं, किसी भी खास व्यक्ति, यानी हम हो या आप हो, किसी एक व्यक्ति को ले लेते हैं, तो उसको जो भी ज़रूरत पड़ता है एक दिन में, पूरे महीने में, पूरे साल में, जितनी भी चीज़ें को ज़रूरत पड़ती है वह उसके पास अवेलेबल नहीं होता है, वह उसके पास नहीं होता है। ये हम सभी भी देखते हैं,
जैसे कि अगर हमें खाना ही है तो खाने के लिए हम लोग के पास मान लेते हैं अभी रोटी है, चावल है, लेकिन यही क्या होगा कि 1 महीने के बाद हमें लाना पड़ेगा, मेरे पास नहीं रहेगा। यानी कि क्या होगा कि हमें दूसरे के पास से लाना पड़ेगा, उसके लिए हमें मुद्रा लगेगा। मुद्रा क्या है तो अगर आप नहीं जानते हो तो इससे पहले की वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि मुद्रा क्या है, आप उसे देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैं बता देता हूँ, मुद्रा मतलब कि जैसे कि रुपया पैसा हो गया, जिसकी मदद से हम लोग आपस में लेन देन की प्रक्रिया करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसके बदले जाकर सामान ले लेते हैं और अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कहेगा कि नहीं मेरे पास हर चीज़ है, मैं यानी कि चाहूँ यानी कि मेरे पास जितनी भी आवश्यकताएं होती है वो सभी है, तो ये कहना गलत होगा। चाहे कि मुकेश अंबानी ही क्यों ना हो, जो कि इंडिया के नंबर 1 अमीर इंसान में से एक है, तो उनके पास भी हर चीज़ अवेलेबल नहीं है जो कि उनकी आवश्यकता को पूरी कर सके, ठीक है। सो इसके बारे में और अधिक से जानेंगे कि कैसे। तो अब थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जितनी वस्तुओं या सेवाओं का उपभोग करना चाहता है उसमें से कुछ ही उसे उपलब्ध होते हैं। एक कृषक परिवार के पास भूमि का टुकड़ा, थोड़ा सा अनाज, कृषि के उपकरण, शायद एक जोड़ी बैल तथा परिवार के सदस्यों की श्रम सेवा हो सकती है। यहाँ पर कहने का मतलब है कि जितने भी लोगों की आवश्यकता होती है उसमें से कुछ चीज़ होती है कि जो कि उसके पास होती है, और कुछ चीज़ ऐसा होता है कि वह उसके पास नहीं होता है, ठीक है। तो वह उसकी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए तरह तरह के कार्य करता है और अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। अब यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है कृषक मतलब क्या होता है, किसान, ठीक है। तो एक किसान के परिवार के बारे में बताया जा रहा है। किसान के परिवार है, परिवार क्यों कहा जा रहा है ये हम लोग आगे जानेंगे। तो एक कृषक परिवार है, उसके पास क्या है, थोड़ा सा जमीन का टुकड़ा है, थोड़ा सा भूमि का टुकड़ा है, जहाँ पर वो खेती बाड़ी कर सकता है, थोड़ा सा छोटा सा घर बना सकता है और वहाँ रह सकता है, ठीक है। फिर थोड़ा सा अनाज है, यानी कि अनाज मतलब समझ लो कि थोड़ा सा बीज वगैरह है जिसकी मदद से वो चाहे तो अपने खेतों में फसल उगा सकता है। फिर कृषि करने के उपकरण यानी जैसे फावड़ा वगैरह होते हैं, तो ये सब क्या होते हैं कि खेती करते वक्त हमारे बहुत काम आते हैं, तो ये सब कृषि उपकरण हैं। तो वो सभी उसके पास है, वो किसान का परिवार है, तो किसान के पास सारे कृषि करने के, खेती बाड़ी करने के उपकरण तो रहते ही हैं। फिर उसके बाद एक जोड़ी बैल भी है, ठीक है। एक जोड़ी बैल यानी कि 2 बैल हैं उसके पास। और परिवारों यानी कि अब उसको क्या करना पड़ेगा, सब चीज़ उसके पास तो है, लेकिन अब उसे काम करने के लिए आदमी भी तो चाहिए, वो एक आदमी तो कर नहीं सकता। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कृषक का परिवार, यानी कि किसान का पूरा परिवार है। यानी कि अगर को मान लो काम करने की जब ज़रूरत होगी अगर एक से ज़्यादा लोगों की, तो वो उसका परिवार मिलके कर सकता है। ठीक उसी तरह यहाँ पर आया है एक बुनकर के बारे में। एक बुनकर के पास धागा, कुछ कपास तथा कपड़ा बुनने के काम में आने वाले उपकरण हो सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि एक बुनकर को ले लिया गया है उदाहरण के लिए, कि बुनकर के पास धागा है, कपास है और कपड़ा बुनने के लिए, यानी कपड़ा नहीं, कपड़ा बुनने के लिए एक उपकरण है। उपकरण मतलब जो भी उपकरण होते हैं कपड़ा बनाने के लिए वो सभी उसके पास हैं। फिर एक टीचर को लिया जा रहा है। स्थानीय विद्यालय के अध्यापिका के पास छात्रों को शिक्षित करने की आवश्यक कौशल होता है। अब एक स्थानीय विद्यालय यानी कि कहीं का भी एक विद्यालय ले लेते हैं, उसमें क्या है, एक मैम है यानी कि अध्यापिका है, जो कि चाहे तो छात्रों को पढ़ा कर उन्हें शिक्षित कर सकती हैं, उन्हें पढ़ा लिखा कर आगे यानी कि बहुत ही अच्छा कौशल दे सकती हैं उसको, ठीक है। हो सकता है कि समाज के कुछ अन्य व्यक्तियों के पास उनके अपने श्रम के सिवाय और कोई भी संसाधन ना हो। अब यहाँ पर तो हम लोग को देखें कि किसान के पास उपकरण है, खेती बाड़ी के लिए ज़मीन है, फिर बुनकर के पास धागा वगैरह है और ज्ञान है टीचर के पास। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास केवल काम करने की शक्ति के अलावा कुछ नहीं होता है, यानी कि उनके पास ना ज़मीन है ना जायदाद है, क्या है उनके पास, बस उनके पास जो भी यानी कि काम है, श्रम है, उन सभी का करने का उनमें पावर है, यानी कि हाँ भाई वो दिन भर मजदूरी कर सकते हैं, ठीक है। उनके पास कुछ है नहीं कि वो अपना फैक्ट्री खोले, कंपनी खोलें या स्कूल खोलें, तो वो क्या करेंगे, वो अपने अपने श्रम के द्वारा किसी और की मदद करके उससे पैसे लेकर उससे अपनी जीविका को कंप्लीट यानी कि अपने जीवन को चला सकते हैं। तो इसमें इसमें और आगे बताया जा रहा है, तो चलते हैं इसके आगे और पढ़ लेते हैं। इसमें हर निर्णायक
इकाई अपने पास उपलब्ध संसाधनों का उपयोग में लाकर कुछ वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन कर सकती है तथा अपने उत्पादन को एक अंश का प्रयोग करके अनेक ऐसी वस्तुओं व सेवाओं को प्राप्त करने के लिए कर सकती है जिनकी उसे आवश्यकता है। उदाहरण के लिए कृषक परिवार के अनाज उत्पादन के बाद उनके एक अंश का उपभोग के लिए कर सकता है तथा बाकी के उत्पाद का विनिमय करके वस्त्र, आवास व विभिन्न सेवाओं प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार बुनकर सूत धागे जो वस्त्र बनाता है उसका विनिमय करके आवश्यकता अनुसार वस्तुएं तथा सेवाएं प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि जैसे किसान को लिया गया किसी या बुनकर को लिया गया, तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे कि किसान को हम लोग ले लेते हैं, वह किसान जो है अनाज उगाता है अपने खेतों में, तो ज़रूरी नहीं कि वो सारा का सारा अनाज बेच दे, क्योंकि अगर वो सारा अनाज बेच देगा तो उसे फिर खरीदना पड़ेगा अपने खाने के लिए और वो उसको और ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। तो वो क्या करेगा कि अपने लिए कुछ, यानी कि जो वह अनाज निकाला है उसमें से कुछ अनाज अपने आवश्यकता के अनुसार रख लेगा और बाकी सब अनाज को बेच करके या उसको अदला बदली करके अपनी आवश्यकता की जो भी वस्तुएं होंगी, जैसे कि वस्त्र है या रहने वाले जगह या कुछ सेवा वगैरह हो गया, जैसे कि किसी से मजदूरी करवाना है या यानी कि किसी को इलाज करवाना है, तो वह उसकी मदद से वह सब कार्य कर सकता है। ठीक है, जो भी उसके बदले पैसे मिलेंगे उसकी मदद से। फिर उसी प्रकार बुनकर को ले लेते हैं, तो बुनकर के पास जो सूत धागे हैं उससे वह कपड़ा बना लिया, तो कपड़ा बनाकर उसे भी तो कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा तो नहीं है कि वो बिना कपड़े के रहेगा, तो वो भी कपड़ा कुछ रख लेगा अपने पास, जिससे अपनी आवश्यकता के अनुसार वो रख लेगा जो अभी उसको वक्त पे काम दे सके। ठीक है, और उसके बाद जितने भी बेकार, यानी कि उससे ज़्यादा जो कपड़े होंगे जो उसके कोई काम के नहीं होंगे, उसके ज़रूरत से ज़्यादा होंगे, उस सभी कपड़ों को वो ले जाकर बाजार बेच सकता है या किसी से हाथ मिलाकर उसके, यानी कि किसी की सहायता से बेचवा सकता है और उससे जो पैसे मिलेंगे वह उससे अपने काम को पूरा कर सकता है। जैसे कि वो भी, उसको भी अलग अलग कपड़ों के अलावा खाने पीने की चीज़ें चाहिए, शिक्षा वगैरह के लिए पैसे होने चाहिए, तो उन सबको अपना आवश्यकता जो है वो उसको पूर्ति कर लेगा। ठीक है, अब टीचर की बात कर लेते हैं। अध्यापिका विद्यालय में छात्रों को पढ़ाकर रुपये कमा सकती है, यानी कि हम लोग जानते ही हैं कि कोई भी मैडम होते हैं या सर होते हैं, वो सब यानी कि पैसे कमाने के लिए पढ़ाते हैं, यानी कि ज्ञान बांटते हैं, लोगों को पढ़ाते हैं और उस बच्चों को पढ़ाते हैं और उससे पैसे कमाते हैं, और वही कमाए हुए पैसों से अपना जो भी वस्तु होता है, सेवा होता है, उस सभी का वो लोग प्रयोग करते हैं, खाने पीने के कपड़े, वस्त्र और जो भी है सेवा वगैरह, उन सब को उसी में करना पड़ता है। ठीक है, मजदूर भी किसी अन्य व्यक्ति के लिए कार्य करके जो कुछ धन कमाता है उससे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इस प्रकार हर व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने संसाधनों का उपयोग कर सकता है। संसाधन मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर आप लोग नहीं जानते हो तो वीडियो में देख सकते हो, इससे पहले की वीडियो में मैंने बता दिया है कि संसाधन क्या होता है, लेकिन इसमें हम लोग अच्छे तरीके से तो नहीं जान सकते, लेकिन इतना मैं बता सकता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए कि संसाधन क्या होता है। संसाधन हुआ चीज़ होता है जिसका हम लोग उपयोग करते हैं। तो दोस्तों इसमें कहने का मतलब है कि जो मजदूर है उसके पास भी संसाधन होता है, काम करने की शक्ति होती है, उसको वह दूसरों व्यक्ति के लिए काम करता है और उसके बदले वहाँ से वो पैसा कमाता है, पैसा कमाकर अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि हर कोई इंसान जो है अपने संसाधन का उपयोग करता है और उसके बदले पैसे कमाता है और उससे क्या होता है कि अपनी जीविका को चलाता है, अपने जीवन को चलाता है। ठीक है, अतः सब लोग मानते हैं कि व्यक्ति की आवश्यकताएं जितनी अधिक होती हैं उसकी पूर्ति के लिए उसके पास असीमित संसाधन नहीं होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि हर लोग जो है, किसी भी इंसान को ले लेते हैं, उसके पास जो भी संसाधन होते हैं वो लिमिट होते हैं। ठीक है, अब मान लो जैसे एक मजदूर ही है, तो वो जब काम करेगा तो वो एक ही दिन काम ना करेगा, 2 दिन ही काम करेगा। ऐसा तो नहीं है कि वो लगातार काम करता रहेगा और पैसे आते रहेंगे, ऐसा तो है नहीं। अगर खेती बाड़ी कर रहा है किसान तो वो जितना महीना में जितना अनाज उगा सकता है उतना ही उगा सकता है, उससे ज़्यादा तो वह उगा नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि वो अगले बार, यानी जब अनाज हो जाएगा वह रोज़ उसको बेचता रहेगा और अनाज अपने आप बढ़ता रहेगा, ऐसा तो है नहीं। उसके पास क्या है कि अनाज एक सीमित है। ठीक उसी तरह मजदूर के पास
या अध्यापक के पास जो भी सेवा होते हैं वो सब भी सीमित होते हैं, लेकिन जो उनकी आवश्यकताएं होती हैं वो असीमित होती हैं। अगर मान लो कि मुझे आज साइकिल मिल जाए तो मैं खुश हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि कल मुझे मोटरसाइकिल भी मिल जाए। मोटरसाइकिल मैं कल ले लूँगा, फिर उसके बाद सोचूंगा कि मैं कार भी ले लूँ। कार लेने के बाद मैं सोचूंगा फिर हेलीकॉप्टर भी ले लूँ, जहाज़ भी ले लूँ, रेल भी ले लूँ, जो चाहे। यानी कि किसी भी इंसान को ले लिया जाए तो उसके पास इतनी आवश्यकताएं होती हैं कि वह चाहे तो अपनी जीवन भर कितना भी कमाई कर ले, वो अपनी आवश्यकता को पूर्ति नहीं कर सकता, क्योंकि हर इंसान सोचता है कि वो सारी चीज़ उसके पास हो, और जितना ही ज़्यादा पैसा आते रहता है वो अपनी आवश्यकता को पूर्ति करते जाता है, लेकिन फिर उसके बाद अगले लेवल का जो है वो अपने लिए चीज़ ढूंढना स्टार्ट कर देता है कि अब मुझे क्या चाहिए, क्या लेना चाहिए, इससे क्या हमें होना, क्या फ़ायदा होगा। लेकिन जब हम देखते हैं किसी आम इंसान को, जैसे हम हैं या आप हैं, तो हमारे पास सीमित होता है, कुछ ही चीज़ होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको, यानी कि बेच करके जो पैसे मिलते हैं, हम लोग उसमें देखते हैं कि हमारे लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरत की हैं, और उस हिसाब से उस वस्तु या जो भी सेवा होता है उसको हम लोग लेते हैं अपने लिए, और उसी पैसे में हम लोग अपना घर चलाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास संसाधन होते हैं वो सीमित होते हैं, जैसे कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। उदाहरण के लिए यदि एक परिवार बड़ा घर लेना चाहता है तो उसे कुछ और एकड़ खेती योग्य जमीन खरीदने का अपना विचार त्याग देना होगा। यदि उसे बच्चों के लिए उत्तम शिक्षा चाहिए तो उसे जीवन की कुछ विलासिताओं को त्यागना पड़ सकता है। समाज के अन्य व्यक्तियों के संदर्भ में भी यही बात लागू होती है। सभी को संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है, और इसीलिए प्रत्येक को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सीमित संसाधनों का उत्कृष्ट प्रयोग करना पड़ता है। अब दोस्तों, जैसा कि समान सीमित संसाधन है तो वो सीमित संसाधनों के, यानी कि सीमित संसाधनों का प्रयोग करता है और उससे पैसे वगैरह कमाता है। तो पैसा कमाने के बाद मान लो अब उसकी आवश्यकता घर भी बनाना है, ज़मीन भी है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं ना कि पहले घर बना लेते हैं, फिर घर बनाने के बाद क्या करेंगे, ज़मीन भी खरीद लेते हैं, फिर ज़मीन खरीदने के बाद फिर सोचेंगे और ज़्यादा ज़मीन खरीद लें। ठीक है, फिर सोचेंगे कि प्लॉट बना लें। तो इस तरह से हम लोग की आवश्यकता बढ़ते जाती है। तो अब हमारे पास जो संसाधन है वो तो सीमित है, या तो हम घर लेंगे या तो ज़मीन लेंगे। ऐसा तो नहीं है कि दोनों एक साथ ले सकते हैं, हमारे पास इतना तो धन नहीं है कि हम लोग चाहें तो दोनों तीनों चीज़ एक साथ ले सकते हैं, ऐसा तो है नहीं। तो हमें किसी न किसी चीज़ को देखना पड़ेगा कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन हमें ज़रूरी है, कौन ज़रूरी नहीं है, और उस हिसाब से दूसरे वस्तु या दूसरे जो भी सेवा होंगे उसको हम लोग को त्यागना पड़ता है। ठीक उसी तरह अगर कोई भी इंसान है जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, तो उस घर में जो खुशहाली जो होता है, यानी कि एक होता है ना, जैसे कि खाने पीने में, हाँ भाई आज ये खाऊंगा कल वो खाऊंगा, तो उन सबको छोड़ना पड़ेगा, नॉर्मल खाना खाना पड़ेगा, ताकि हमारे जो भी बच्चे होंगे, यानी जो भी बच्चे हैं, वो अच्छे से अच्छे पढ़ाई कर सकें। ठीक है, तो एक किसी भी चीज़ को पाने के लिए हमें दूसरे चीज़ को त्यागना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास जो संसाधन है वो सीमित है। सामान्यतः समाज का प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में संलग्न रहता है, तथा उसे ऐसे ही कुछ वस्तुओं तथा सेवाओं से संयोजन की आवश्यकता होती है जिनसे वे सभी द्वारा उत्पादित नहीं करते हैं, जिनमें से सभी उसके द्वारा उत्पादित नहीं होती। यह कहना अनावश्यक होगा कि किसी भी अर्थव्यवस्था में लोगों की सामूहिक आवश्यकताओं तथा उसके द्वारा किए गए उत्पादन के बीच सुसंगतता होनी चाहिए। सामान्यतः समाज का प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन में संलग्न रहता है, तथा उसे ऐसी वस्तुओं, तो यहाँ पर कहने का मतलब है दोस्तों कि कोई भी इंसान हो, ठीक है, वह किसी न किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन करता ही है। ठीक है, जैसे कि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ, यानी कि मैं सेवा का उत्पादन कर रहा हूँ। ठीक है, मैं किसी चीज़ को बेच रहा हूँ तो वो भी एक सेवा है, मैं किसी चीज़ को बना रहा हूँ तो वो भी एक उत्पादन जो है, उत्पादन है, वस्तु है। तो ये क्या है, यह एक तरह से वह हम लोग वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं। तो वस्तु या सेवा का जो उत्पादन है वो ऐसा कोई इंसान एक नहीं करता है। ठीक है, जो घर में बैठे रहता है हमेशा वो नहीं करता है। ठीक है, लेकिन जो भी काम करने वाला इंसान है, चाहे वो नौकरी करे चाहे वो बिजनेस करे, लेकिन वो सभी क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, चाहे वो सेवा का उत्पादन करें या
वस्तु का से उत्पादन करें। और ये भी कहना हमें ज़रूरी नहीं है कि अर्थव्यवस्था में ऐसे लोग होने चाहिए जो कि एक दूसरे की आवश्यकता को पूरी करें, ऐसा होता नहीं है। जैसे मान लो अब हम यहाँ पर फैक्ट्री खोल रहे हैं तो कुछ ही चीज़ का ऐसे ऐसे तो नहीं खोलेंगे कि हाँ भाई मेरे मोहल्ला में केवल होना चाहिए, उससे ज़्यादा मैं नहीं करूँगा। फिर मोहल्ला वाले ये नहीं सोचेंगे कि हाँ यानी कि मैं जो भी काम करूँ बस मोहल्ला के लिए करूँ, ऐसा तो नहीं है, अपने गांव के लिए करूँ, ऐसा तो नहीं है। वो क्या करेंगे, वो देखेंगे कि हाँ मैं इतना करूँगा, यहाँ से यहाँ तक बिक्री होगा, यहाँ से यहाँ तक उत्पादन मेरा जाएगा, वहाँ से पैसे आएंगे, फिर उसके और आगे बढ़ाते जाऊँगा। जितना ज़्यादा उत्पादन होगा हम लोग उसको और ज़्यादा दूसरे जगह भेजेंगे और उसके ज़रिए हम लोग अपने जीवन में खुशियाँ चाहेंगे, खुशहाल बनाएंगे। तो ऐसा कुछ संबंध नहीं है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर हमारे कृषक परिवार तथा अन्य कृषि इकाइयों द्वारा पैदा किए गए अनाज की मात्रा इतनी अवश्य होनी चाहिए कि वह समाज के सदस्यों को सामूहिक उपभोग के लिए आवश्यक मात्रा को बराबर हो, ठीक है। अब मान लो हम लोग समाज में रह रहे हैं तो हम लोग को जो भी चीज़ उत्पादन करना है, जैसे कि किसान है तो वह खाना ही अगर यानी अनाज ही उत्पादन कर रहा है तो वो क्या करेगा, केवल अपने परिवार के बराबर ही अनाज उत्पादन नहीं करेगा। वो क्या करेगा, जितने भी उसके समाज के लोग हैं वह देखेगा कि उनकी कितनी ज़रूरत है और उस हिसाब से वो अनाज का पैदावार करेगा ताकि सभी के जो भी भूख है उनको वो मिटा सके। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, क्योंकि आप लोग देख सकते हो 20 मिनट से ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो मैं इतना ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाना कि आप लोगों के ऊपर टेंशन हो जाए। हम लोग थोड़ा से थोड़ा पढ़कर भी आगे यानी फर्स्ट आ सकते हैं, बस हमें उतनी पढ़ाई को याद रखना है। तो अगर आप लोग को अच्छे तरीके से याद ना हुआ हो तो आप इसे क्या करो कि थोड़ा सा स्पीड वीडियो करके और इसे फिर से पढ़ लो ताकि आपको फिर प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। या तो रहने दो और थोड़ा समय के बाद फिर से पढ़ लेना, ऐसे तुरंत ही वीडियो फिर वापस मैं बनाने वाला हूँ, क्योंकि हम लोगों को 25 दिन में पूरे तीनों सब्जेक्ट के सारे चैप्टर को पढ़ लेना है और अच्छे तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। तो अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग को ऐसा लगता है कि हाँ इस तरह से अगर पढ़ाई होता है तो हम लोग फर्स्ट आएंगे, तो इस वीडियो को एकदम लाइक कर देना। और अगर आप लोग फर्स्ट आते हो रियल में तो आप लोग अपने भाई को पूरी तरह से सपोर्ट ज़रूर करना, और इसी तरह से एजुकेशन की वीडियो में आगे लाता रहूँगा। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। Be the fam, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Be the fam, that's what they call me.